தமிழ்நாட்டுக்கு கல்வி நிதி ரூபாய் 2152 கோடியை ஒன்றிய அரசு தர மறுப்பது குறித்து விவாதம் நடத்த திமுக கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. கல்வி நிதி தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் திமுக எம்பி வில்சன் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டுக்கு தர வேண்டிய கல்வி நிதி ஒன்றிய அரசு தர மறுப்பது குறித்து விவாதம் நடத்த கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்றிய அரசு நிதியை தவறாக பயன்படுத்துவதாகவும் திமுக குற்றம் சாட்டியிருக்கிறது. கல்வி நிதி தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் திமுக எம்பி வில்சன் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டுக்கு கல்வி நிதியை ஒன்றிய அரசு தர மறுப்பது குறித்து விவாதம் நடத்த மாநிலங்களவையில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்றிய அரசு நிதியை தவறாக பயன்படுத்துவதாக வில்சன் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்திருக்கிறார். மாநிலங்களவை அலுவல்களை ஒத்திவைத்துவிட்டு விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை திமுக எம்பி வில்சன் முன்வைத்திருக்கிறார். ஒன்றிய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்றும் தற்போது அவர் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறார். கல்வி நிதி தொடர்பாக மாநிலங்களவையில் திமுக எம்பி வில்சன் ஒத்திவைப்பு தீர்மான நோட்டீஸ் கொடுத்திருக்கிறார். தமிழ்நாட்டுக்கு தர வேண்டிய கல்வி நிதியை ஒன்றிய அரசு தர மறுப்பது குறித்து விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கிறார். மேலும் ஒன்றிய அரசு நிதியை தவறாக பயன்படுத்துவதாகவும் வில்சன் குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார். மாநிலங்களவை அலுவல்களை ஒத்திவைத்துவிட்டு விவாதம் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை திமுக வில்சன் விடுத்திருக்கிறார். ஒன்றிய அரசின் நடவடிக்கை கூட்டாட்சி தத்துவத்தை மீறுவதாக உள்ளது என்றும் அவர் விமர்சனம் செய்திருக்கிறார். மக்களவையில் தற்போது எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து முழக்கம் எழுப்பி வருகிறார்கள். Who selflessly dedicated their lives to India's independence. Srimati Seema Dwivedi, an agriculturist and farmer by profession, is married to Dr. Arun Kumar Dwivedi and is blessed with a son, Dr. Utkarsh Dwivedi. मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। सहकारिता के क्षेत्र में असीम संभावनाओं को पहचानते हुए इसको साकार करने के लिए सहकार से समृद्धि का उद्घोष करते हुए अलग से 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। माननीय श्री अमित शाह जी को पहली बार बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार सौंपा। महोदय, मैं माननीय सदस्य को उनके सवाल का जवाब देने से पहले इतना याद कराना चाहता हूं, और मुझे सदन को ये बताते हुए अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि इस मंत्रालय के गठन के 3.5 साल के भीतर ही माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और माननीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में मंत्रालय ने अभी तक 60 से अधिक नई पहलें की हैं, जो देश की लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियों के समग्र विकास और कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। इस विषय में देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बल देते हुए कहा है, सहकार गांव के स्वावलंबन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। इस मंत्रालय का जो मूल उद्देश्य है माननीय अध्यक्ष जी, वो इस देश के अन्नदाता किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करना, स्वावलंबी बनाना और समृद्ध करना है। वर्ष 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है, उसमें सहकारिता क्षेत्र की भूमिका अधिक से अधिक हो, तभी सहकार से समृद्धि होगी। जब इस देश का अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध होगा, तभी सहकार और सरकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती प्रदान करेंगे। माननीय सदस्य जी ने जो सवाल किया है, आपने अभी तक जवाब नहीं दिया था। मैं उसी का दे रहा हूं। उन्होंने सवाल किया है कि कितने लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना है और इसमें कितने वर्ष लगेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अगले 5 वर्षों में लगभग 17 लाख प्रशिक्षित श्रम बल की सहकारिता क्षेत्र में आवश्यकता होगी। उस आवश्यकता को देखते हुए हमने अगले 4 वर्षों में, जिसमें डिग्री है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, पीएचडी है, ऑनर्स है,
जिसका 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का पाठ्यक्रम है। हमने 20,58,000 लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। अध्यक्ष जी, ये जो विश्वविद्यालय में जो पढ़ाया जाएगा, ये क्या जो ऑलरेडी नौकरी में हैं उनके लिए प्रशिक्षित करना है या नए जवान को भी प्रशिक्षित करेंगे? अगर ऐसा है तो फिर सर्विस का क्या प्रावधान रहेगा? उनको फिर इंटरव्यू देना है, क्या करना है? माननीय सदस्य डायरेक्टली रिक्रूट होंगे? माननीय सदस्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक अच्छा सवाल किया है। मैं माननीय सदस्य को और सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जैसे दूसरे संस्थानों के द्वारा छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है, उसी प्रकार यह विश्वविद्यालय भी विशेष तौर पर कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराएगा, जो कि कुशल और प्रशिक्षित मैन पावर के रूप में कोऑपरेटिव सेक्टर की जरूरतों को पूरा करेगा। जहां तक उनकी सर्विस सिलेक्शन और इंटरव्यू का सवाल है, इस विषय पर मैं सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि अधिकतर सहकारी समितियों राज्यों के अधीन आती है। உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க।